अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। कराची ऑपरेशन के 2 साल 5 माह बाद बड़ी कामयाबियों की तफसीलात पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई। डायरेक्टर जनरल ISPR की अहम तरीन ब्रीफिंग। कराची में दहशतगर्दी में कलअदम लश्कर जंगवी, अलकायदा बरे-सगीर और TTP का गठजोड़ तोड़ दिया गया। कराची एयरपोर्ट हमले, कामरा बेस, मेहरान बेस हमले और हैदराबाद जेल ब्रेक में मुलव्विस थे। दहशतगर्द कराची से पूरे मुल्क में कार्रवाइयां कर रहे थे। मुल्की मईशत का गढ़ शहर कराची आखिर जराइम की जड़ कैसे बन गया? कुछ खतरनाक हकाइक हम आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में। कराची ऑपरेशन की कामयाबियां तो बेमिसाल हैं, लेकिन कुछ कोताहियों पर भी नजर रहे तभी मुकम्मल कामयाबी मिल सकेगी। पुलिस रिफॉर्म्स का ना होना और प्रोसिक्यूशन में रुकावट दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बड़ी रुकावटें हैं। दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, सहूलतकार धरे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस जंग में बड़े चैलेंज पर काम ताहाल बाकी है। दहशतगर्दों की माली मुआविनत बंद करने पर ठोस काम अभी भी नहीं हो रहा। और 1 घंटे में कराची में थाने, स्कूल और कॉलेज पर 3 दस्ती बम हमले। बड़ा सवाल है कि क्या कराची मुकम्मल महफूज हो गया? जी हैं, आज की जी हिट्स। अपनी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल दिखा दें। कराची के हवाले से है कि आप क्या समझते हैं कि कराची कितने फीसद महफूज हो चुका है? ऑप्शंस हमने दी हैं, 50%, 80%, 100% या अभी कराची महफूज नहीं हुआ। अब अपनी राय दीजिए। ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पर आपकी राय का इजहार हम प्रोग्राम के आखिर में करेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। कराची ऑपरेशन के 2 साल 5 महीने के बाद अहम तरीन कामयाबियों की तफसीलात पहली बार DG ISPR की ब्रीफिंग में सामने आ गई हैं। जनवरी को जब आर्मी चीफ ने मुकर्ररा वक्त पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो साथ ही इस अज़म का पुरजोर इजहार किया था कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहां जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं वो पूरे जोरों शोर के साथ चलते रहेंगे। इसी अज़म के इजहार के लिए रिटायरमेंट के ऐलान के बाद आर्मी चीफ ने पहला दौरा कराची का किया था और इसी अज़म का तसलसल है कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने आज कराची ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खात्मे पर अहम तरीन ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग के आगाज में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म का जिक्र हुआ, जो कि 9 जून 2014 के कराची एयरपोर्ट हमले के बाद 15 जून को शुरू हुआ था। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म का जिक्र करते हुए DG ISPR ने क्या कहा था, सुनिएगा। के इफेक्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फील नहीं किए गए। आपने देखा होगा कि रीजनल लेवल के ऊपर बहुत सारे ऐसे पीस इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ ज़र्बे अज़्म के मरहून मिन्नत। आर्मी चीफ ने एक कॉन्सेप्ट दिया, फौज ने एक कॉन्सेप्ट दिया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर जो दहशतगर्द पकड़े हुए हैं, जो ज़र्बे अज़्म में पकड़े जाएंगे, जो उनकी पनाहगाहों से मटेरियल मिलेगा, उससे आगे जो लीड्स मिलेंगी, ये तमाम इंटेलिजेंस लीड्स के थ्रू ये IBOs करके उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ साथ खत्म करना होगा। कराची में दहशतगर्दी कौन करता है, कौन से 3 बड़े गिरोह हैं, इसका राज आज DG ISPR ने पूरी अवाम के सामने खोल दिया। लेकिन किन हालात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में ऑपरेशन स्टार्ट किया, इसके बारे में उनका क्या कहना था, वो जरा सुनिएगा। मैं ज़र्बे अज़्म से आगे चलना चाहता हूं। अभी मैं कराची के ऊपर फोकस करता हूं। ये थे कराची के माजी के हालात, लेकिन अब कराची के हालात क्या हैं, उसके बारे में DG ISPR का क्या कहना था, वो भी सुन लीजिएगा। 7,000 के करीब ऑपरेशन अभी तक रेंजर्स ने किए और 12,000 से ऊपर लोग अरेस्ट किए गए और उनमें से तकरीबन 6,000 लोग
पुलिस के हवाले किए गए। तो कोई 9,000 के करीब सिर्फ हथियार हैं यहाँ, तो ये कोई 4.25 लाख के करीब गोली, हर कैलिबर शामिल, ये इतना ज्यादा सिर्फ एमुनेशन यहाँ से रिकवर किया गया। टारगेट किलिंग में कुछ 70% के करीब डिक्लाइन हुआ, कोई 85% के करीब बता के जितने केसेस थे वो खत्म हो गए, और 90% अगवा बराए तावान खत्म हुआ। बहुत अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग की कराची ऑपरेशन के 2 साल 5 महीने के बाद और ऑपरेशन ज़रबे अस्द के तकरीबन 1.5 साल के शुरू होने के बाद इस अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग में डीजी ISPR ने खुल के बता दिया कि कराची में दहशतगर्दी कौन कर रहा है। लश्कर जंगवी का, अलकायदा बरे सगीर का और TTP का एक शैतानी गठजोड़ है जो न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कराची से बैठ के कार्रवाइयां करते थे दहशतगर्द, जिनमें बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कराची एयरपोर्ट का हमला, मेहरान बेस का हमला, कामरा बेस का हमला, हैदराबाद जेल ब्रेक करने की कोशिश की, मनावा का हमला, ISI ऑफिस सखर पर हमला और इस तरह के दर्जनों दीगर वाकयात जो कि कराची से बैठ के ये दहशतगर्द शैतानी गठजोड़ कंट्रोल करता था और पूरे मुल्क में कार्रवाइयां करता था और कराची को भी इसने अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ था। बहुत अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें खतरनाक हकाइक, चौंका देने वाले हकाइक सामने आए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, इत्मीनान की बात यह है कि कराची ऑपरेशन पर बहुत मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत और फौज सब मिलकर न सिर्फ कराची को बल्कि पूरे मुल्क को दहशतगर्दी से पाक कर रहे हैं और इसी अज़म का इजहार किया डीजी ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में। क्या कहना था उनका, सुनिएगा। एक बहुत बड़ा गैंग यहाँ पर हमने बस्ट किया है, बल्कि गैंग्स बस्ट की। कराची में जो टेररिज्म है, जो 2 बड़े ग्रुप हैं, एक अलकायदा बरे सगीर और लश्कर जंगवी। जितने कराची में बड़े वाकयात हुए इसमें ये लोग शामिल थे, यही करने वाले थे और इनके साथ कुलूयन था, इश्तराक था TTP का। 94 हार्डकोर टेररिस्ट पकड़े गए और इस पूरे गैंग के अंदर 26 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर सिग्निफिकेंट हेड मनी थी। अलकायदा बरे सगीर देखें, अमीर और नायब अमीर, 12 फाइनेंसियर, 15 एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स। ये सिर्फ अलकायदा बरे सगीर का नेटवर्क है जो यहां पर IBOs ने पकड़ा है। लश्कर जंगवी का अमीर और नायब अमीर, 10 IDs के एक्सपर्ट्स और 6 सुसाइडल बॉम्बर्स, ये नेटवर्क है इनका जो यहां पर अभी पकड़ा गया है। 47 ऐसे टेररिस्ट हैं जो एक कॉमन पूल पे थे जिनको ये सारे इस्तेमाल करते थे। ये वो तमाम मेजर टेररिस्ट अटैक्स हैं जिनमें ये लोग शामिल थे। इन्होंने यहां बैठकर मनावा पुलिस स्टेशन लाहौर, ISI हेडक्वार्टर लाहौर, ISI हेडक्वार्टर मुल्तान, FIA बिल्डिंग लाहौर, मेहरान नेवल बेस और 2 दफा नेवी की बसों के ऊपर इन्होंने हमले किए। कामरा एयर बेस अटैक, कराची एयरपोर्ट का अटैक, पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम उनको असैसिनेट किया, वो यही ग्रुप था। हैदराबाद जेल ब्रेक की अटेम्प्ट है। कराची के अवाम के साथ एक फौज की कमिटमेंट है। आर्मी चीफ खुद इतनी दफा यहां आ चुके हैं, बहुत सारे केसेस में उन्होंने आके खुद इधर पूरी रात पूरा दिन लगाया है। वो अपनी कमिटमेंट शो करते रहे हैं। इंशाल्लाह कराची में पूरी तरह अमन बहाल होगा। जब तक वो नहीं होता ये काम बिल्कुल जारी रहेगा। कराची का अमन आपको मालूम है बहुत अजीज है। कराची इज द ये थी डीजी ISPR की आज की अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग की कुछ अहम बातें जो 2 बड़े दहशतगर्द ग्रुप जिनका शैतानी गठजोड़ पकड़ा गया है, लश्कर जंगवी, अलकायदा बरे सगीर, ये ग्रुप्स हैं क्या? लश्कर जंगवी के मुतालिक एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लश्कर जंगवी एक दहशतगर्द तंजीम है जिसे 90 की दहाई में सिपाही सहाबा पाकिस्तान के साबका रहनुमाओं रियाज बसरा, मलिक इसहाक, अकरम लाहौरी और गुलाम रसूल शाह ने कायम किया। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी फैलाना है।
अगस्त 2001 में लश्कर जंगवी को कल अदम करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में या तो इस तंजीम के बराह रास्त दफातर और ऑपरेशंस काम कर रहे हैं या फिर इसकी इत्तेहादी तंजीमों के। इस तंजीम के कई ऑपरेशंस नाम बदल कर भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। लश्कर जंगवी के तालिबान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, सिपाही सहाबा, अहले सुन्नत वल जमात, हरकतुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, अल-कायदा और जुंदुल्लाह से राब्ते रहे हैं। लश्कर जंगवी ने अल-कायदा बरसगीर से मिलकर 2009 से 2015 तक कराची में दहशतगर्दी की कई बड़ी वारदातें की हैं, जिनमें कराची एयरपोर्ट पर हमला, मेहरान बेस हमला, ISI ऑफिस हमला, कामरा बेस हमला और हैदराबाद जेल ब्रेक की कोशिश शामिल है। आम तअस्सुर ये पाया जाता था कि कल अदम लश्कर जंगवी की बेस पंजाब में है, लेकिन अब एक बड़ी हकीकत सामने आई है कि कराची में भी इसका हेड क्वार्टर मौजूद था और कड़ियाँ न सिर्फ वजीरिस्तान बल्कि अफगानिस्तान तक जा मिलती हैं। कराची में तो कल अदम लश्कर जंगवी की कमर तोड़ दी गई, लेकिन पंजाब और क्वेटा में इस कल अदम तंजीम की कार्रवाइयाँ अभी भी बड़ा खतरा हैं। इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का भी इंतजार है। रिपोर्ट आपने देखी। कराची ऑपरेशन के मुतालिक मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे खासतौर पर DG ISPR जनरल आसिम सलीम बाजवा। जी वेलकम बैक। कराची ऑपरेशन के मुतालिक जहां DG ISPR ने आज अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग की, कामयाबियों का जिक्र किया, वहीं पर कुछ खामियों की भी निशानदेही की गई। सहाफियों ने भी उनसे सवालात किए। इन्हीं में से एक बड़ी खामी, एक बड़ी कोताही सिंध में खासतौर पर कराची में पुलिस रिफॉर्म्स का, पुलिस की कैपेसिटी का मुकम्मल ना होना करार दिया गया। पुलिस कैपेसिटी के बारे में उनका क्या कहना था, सुनिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कैपेसिटी के इश्यूज थे। कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग हो रही है। हमने अपने फौज के ट्रेनिंग सेंटर्स में पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान में पुलिस रिफॉर्म्स का एजेंडा शामिल है, तो पुलिस के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आप किस स्पीड से होने चाहिए? आई वुड से कि ये इतनी स्पीड से होने चाहिए कि ये इमीडिएटली बिल्कुल कंपैटिबल लेवल के ऊपर रेड्स भी कर सकें और बाकी काम कर सकें। पुलिस कैपेसिटी पर ही हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं कराची के DIG साउथ डॉक्टर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील अहमद साहब, और ये बताइएगा खासतौर पे कि जो नईम बुखारी जो कि लश्कर जंगवी सिंध का अमीर जो कि पकड़ा गया, इसकी गिरफ्तारी में कराची पुलिस का क्या किरदार है, पहले ये फरमा दीजिएगा। जी, कराची में कराची पुलिस और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके दरमियान बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है, और जो भी दहशतगर्दों के खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई होती है इसमें मिल के काम करते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे SSP मलीर हैं राव अनवार, उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। तो नईम बुखारी की अरेस्ट के हवाले से भी ये मेरे इल्म में आया है कि उनका एक कलीदी रोल था, और इसके अलावा भी बहुत से ऑपरेशन में उनकी टीम का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और गाहे बगाहे उनके एनकाउंटर्स भी होते रहते हैं जिसमें दहशतगर्द जो हैं वो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि नईम बुखारी की गिरफ्तारी में कराची पुलिस का अहम किरदार है, लेकिन इसके बावजूद ये भी तस्लीम शुदा है कि कराची पुलिस में पूरे बल्कि सिंध पुलिस में कैपेसिटी का बहुत बड़ा मसला है, जिसका आज जिक्र DG ISPR ने भी अपनी ब्रीफिंग में किया। देखिए, बेसिकली जो पुलिस है वो नॉर्मल क्राइम और नॉर्मल क्रिमिनल्स को डील करने के लिए बनी है, और इनकी ट्रेनिंग भी बेसिकली उसी एंगल से होती है। ये जो हालात हैं ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, और ये हम वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, और इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए जो नॉर्मल ट्रेनिंग है पुलिस की वो काफ़ी नहीं है। इसीलिए अब हम आर्मी के तावन से यहाँ सिंध में, कराची में जो हमारा कैंट है, हैदराबाद कैंट है, पनवाकल कैंट है, वहाँ पे भी शॉर्ट क्रैश कोर्सेज अपने जवानों को कराते रहे हैं। इसी तरह पब्बी जो डिस्ट्रिक्ट जेहलम में है, वहाँ पे बड़ा आला पाए का एक नेशनल काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर आर्मी ने बनाया है, जहाँ पे तमाम पुलिस फोर्सेस के जवान भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो हम यहाँ से सिंध पुलिस के बैचेस भी वहाँ भेजते हैं। वहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होता है। वो जो हमारे नॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह का टेरेन, उस तरह के इंस्ट्रक्टर नहीं है, सिवाय रज़ाकाबाद के, जहाँ पे हम अपनी एलीट पुलिस को ट्रेन करते हैं। और वहाँ पे हमारे पास रिटायर्ड
SSG کے इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटीरियर में भी एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना लें ताकि जो प्रेशर रज़ाकाबाद पे है वो डिवाइड होके रज़ाकाबाद और जो हमारा स्क्रंड में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ये डिवाइड हो जाए। और आने वाले दिनों में जो अभी मैं समझता हूँ मजीद चैलेंजिंग हमें दिन देखने पड़ेंगे, उसके लिए हम बेहतर तौर पे तैयार हो। ठीक है डॉक्टर जमील साहब, आप बता रहे हैं कि कराची पुलिस अपनी कैपेसिटी किस तरह से बिल्ड कर रही है और कराची ऑपरेशन को मजीद आगे ले जाने के लिए वो किस तरह से तैयारियां कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये बताइए कि आज एक ही दिन में एक ही घंटे के अंदर, बल्कि एक घंटे से भी कम वक्त में 3 दस्ते बम हमले हो जाते हैं, एक स्कूल पर, एक कॉलेज पर, एक पुलिस स्टेशन पर। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि कराची अभी भी मुकम्मल महफूज नहीं हुआ? जी, कराची की जो सिचुएशन है एक बहुत बड़ा चैलेंज कई सालों से रही है, लेकिन पिछले 1 साल में तमाम लोग इससे एग्री करते हैं कि एक ग्रेजुअल टेंजिबल इम्प्रूवमेंट है। अब ये जो आज के ये वाकयात हैं, जो मैं समझता हूँ एक किस्म का शरारती एक्शन है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं समझता हूँ ये रिएक्शन है वो जो सजाएं कंफर्म की गई हैं रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हम कई हफ्ते पहले ही इसके हवाले से SOP बना चुके हैं और उसको पहले साउथ जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, फिर IG साहब सिंध और होम मिनिस्टर सिंध के हुक्म से पूरे सिंध के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उसको तैयार किया गया है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए, जो भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए तमाम सेंसिटिव स्कूलों को गाइड कर रहे हैं, मजीद गाइड करने के लिए तैयार हैं। मीडिया पे भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम उन तमाम स्टेप्स जो तमाम स्कूलों को लेने चाहिए वो इंडिकेट करते रहते हैं। हम स्कूलों में विजिट भी कर रहे हैं और स्कूलों में जब सुबह स्कूल लगते हैं 7:30-8 बजे के करीब, और छुट्टी के वक्त तमाम SHO और STPOs अपने अपने इलाके के हसास स्कूलों पे पेट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ से मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, और हमने स्कूलों के क्लस्टर्स बना के जो हमारी रैपिड रिएक्शन फोर्स है जो एलीट ट्रेंड हैं उनको हमने 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, एक 2 तलवार के पास, एक सदर के इलाके में जहाँ सर्विसेज के बहुत से स्कूल हैं, और DIG ईस्ट के ऑफिस में 2-2 प्लाटूने जो हैं वो RRF की हमने किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिप्लॉय की हुई हैं। और इंशाल्लाह चैलेंज तो बहुत बड़ा है, एनॉर्मस है, लेकिन कराची पुलिस और सिंध रेंजर्स मिलके इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे और हम अपनी तमाम कैपेसिटी, अपने तमाम रिसोर्सेज उनको यूज करेंगे। ठीक है, हमारे डेफिशिएंसीज हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, मे बी हमारे पास उतने हथियार नहीं है, उतने जदीद हथियार नहीं है, लेकिन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको फुली यूटिलाइज करते हुए इस बड़े चैलेंज का सामना करेंगे और अपने बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो भी हमारे बस में है वो हम करेंगे और उनकी खातिर हम अपनी जानों का नजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद, DIG साउथ कराची बता रहे थे कि कराची पुलिस किस तरह से तैयार है कराची को मजीद महफूज बनाने के लिए और कराची ऑपरेशन को आगे लेकर जाने के लिए। लेकिन कराची ऑपरेशन के कुछ मजीद पहलू हैं जो कि हमें अभी आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कराची में दहशतगर्दी कौन करता है? 2 बड़े गिरोह यानी कि लश्कर जंगी, अलकायदा बरसगीर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम के साथ मिलकर जो कि उनकी माली मुआविनत करती है, ये दोनों गिरोह न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां करते हैं। लश्कर जंगी का बैकग्राउंड क्या है उसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। अलकायदा बरसगीर का बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अलकायदा बरसगीर, जिसका मुकम्मल नाम अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या जमात कायदा तल जिहाद फी शबा अलकारतल हिंदिया है, एक दहशतगर्द तंजीम है जो सितंबर 2014 से फ़ाल है। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में दहशतगर्दी के जोर पर अपनी खिलाफत कायम करना है। 3 सितंबर 2014 को अलकायदा के सरबराह ऐमन अज़्ज़वाहिरी ने
55 मिनट की वीडियो में अलकायदा बरसगीर के क़याम का ऐलान किया था और कलअदम TTP के आसिम उमर को इसका अमीर मुकर्रर किया था। 11 दिसंबर 2014 को पुलिस ने अलकायदा बरसगीर के कराची के अमीर शाहिद उस्मान को गिरफ्तार किया। अलकायदा बरसगीर का नायब अमीर उस्ताद अहमद फारूक 5 जनवरी 2015 को शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमले में मारा गया। 15 जनवरी 2015 को जनूबी वजीरिस्तान में ड्रोन हमले में इस तंजीम का शूरा कौंसिल का मेंबर कारी उस्मान मारा गया। अलकायदा बरसगीर का ऑनलाइन प्रोपेगंडा अल-शबाब के नाम से ताहाल जारी है। इस तंजीम के तर्जमान उसामा महमूद का ट्विटर अकाउंट भी काम कर रहा है। इस तंजीम ने 6 सितंबर 2014 को नेवल डॉकयार्ड पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। हालिया तफसीलात के मुताबिक ये तंजीम कराची में एयरपोर्ट हमले, मेहरान बेस हमले, ISI हाफिज हमले, कामरा बेस हमले और हैदराबाद जेल ब्रेक में मुलव्विस है। DGISPR की आज की आम तरीन प्रेस ब्रीफिंग, कराची ऑपरेशन, मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे, इसी के हवाले से हम मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 2 मुमताज सियासी रहनुमा, एक तो मौला बख्श चांडियो साहब मुशीर इत्तलात हैं वज़ीर आला सिंध के, और दूसरे ख्वाजा इसारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श चांडियो साहब। वालेकुम सलाम दीदी। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा इसारुल हसन साहब। जी वालेकुम सलाम। मौला बख्श चांडियो साहब, चूंकि आपकी हुकूमत है सिंध में और कराची ऑपरेशन, पूरे सिंध में दहशतगर्दी और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से DGISPR ने आज बड़ी अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग की है, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ सर। जी साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मेरे ख्याल में वो बेहतर उन्होंने बातें की है। कोई बात नहीं जिससे इख्तिलाफ किया जाए या जिससे तबसरा किया जाए, कार्रवाई जारी है, जारी रहेगी आखिर दहशतगर्द तक। लेकिन सिंध में नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मौसर कार्रवाइयाँ हैं और उसके नतीजे भी बेहतर हैं, जिसके नतीजे में कराची में भी और सिंध के दूसरे शहरों पे भी कराची ऑपरेशन का असर हुआ है और अमन अमान कायम हुआ है। आज पूरी सिंध में एक भी अगवा भरा तावान की कोई ऐसा जुर्म नहीं हुआ, कोई भी ऐसा केस मौजूद नहीं है। तो जाहिर ये इस ऑपरेशन का है। रेंजर और सिंध पुलिस ने मुश्तरका जो कार्रवाइयाँ की हैं वो इत्मीनान बख्श है और नताइज बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला ये तो ऑपरेशन जारी रहेगा आखिरी दहशत के खात्मे तक। तो DG साहब ने जो बातें की हैं वो बेहतर बातें हैं, उनसे इख्तिलाफ तो नहीं किया जा सकता। आपने उनकी प्रेस ब्रीफिंग को सराहा है और आप इत्तेफाक करते हैं, इससे मुत्तफिक हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कोताहियों, कुछ खामियों की भी निशानदेही की DGISPR साहब ने, वो भी आपसे बात करूंगी। लेकिन जरा ख्वाजा इज़हार साहब के पास चली जाऊं। ख्वाजा इज़हार साहब, आपकी राय क्या है आज की प्रेस ब्रीफिंग पर, जिसमें कराची में ईवल नेक्सस दहशतगर्दी का, जो न सिर्फ कराची से दहशतगर्दी कर रहा था बल्कि कराची से लेकर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। हम समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबियों और बहुत बड़ी गिरफ्तारियों और संगीन किस्म के मुजरिमों का आज जो इनेकाद किया गया है, मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है। हम शुक्रगुजार हैं DGISPR के कराची के शहरियों को अमन देने के लिए जो अफवाज पाकिस्तान और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कोशिशें हैं, यकीनन ये अमन कराची का अमन नहीं है, पूरे पाकिस्तान का अमन है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस तमाम मुमकिन ख़तरात के बारे में इससे कोई दो राय नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन बहुत पहले दाइश है, अलकायदा है, तालिबानाइजेशन है, उसकी निशानदही करते रहे, जिसका मजाक सियासी हुकूमतों ने उड़ाया। और फिर ये जहाँ तक बात है जो निशानदही आज आपने की, हमने बड़े गौर से सुना है, जो सियासी हुकूमतें चारों सूबों में या विफाक में मौजूद हैं, जो उनका सिविल कंपोनेंट है, उसमें वो फर्शनासी या वो मुस्तादी देखने में नहीं आ रही। सिंध में आज तक मदारस रिफॉर्म कंप्लीट नहीं हुए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कराची के एंट्री और एग्जिट गेट्स के ऊपर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, उसका कोई मरबूत निज़ाम नहीं है, कोई स्कैनर नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। 2-4 बसें चेक करके आप नहीं कह सकते। जब वॉशिंग मशीनों में असला जा रहा है, जब आटे की बोरियों में असला जा रहा है और यह असला कराची में आ रहा है, तो उसकी तरसील के निज़ाम को फाटा से कराची तक रोकने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि कंपोनेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, पॉलिटिकल हुकूमतों ने करना है। फिर आप देखें जो हमारे यहाँ स्कैम्स हैं, सिर्फ 123 बिलियन बजट होम डिपार्टमेंट का 2 साल का रहा है, 278 बिलियन बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहा है,
تاحال اسکولوں کی باؤنڈریوں کے لیے ہم رو رہے ہیں، سندھ اسمبلی میں چلا رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن ایک یہی وہ تمام کوتاہیاں ہیں جن میں سے کچھ کوتاہیوں کا ذکر آج پریس بریفنگ میں بھی ہوا ہے۔ مولا بخش صاحب، یہی سوال لے کے میں آپ کے پاس آؤں گی، لیکن میں آج آپ کو سنوانا چاہوں گی کہ کوئی بات کیا ہوئی جو کراچی آپریشن میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جو چیزیں، خاص طور پہ پروسیکیوشن، اس کے بارے میں آج کیا بات ہوئی بریفنگ میں، ذرا سنیے گا۔ I will also come to prosecution, اور this is one gap which has always been identified. جو میرے ذمہ چیز ہے میں وہ کام کروں گا، پروسیکیوٹر کے ذمہ پروسیکیوشن ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے، جس نے ریفارم کرنا ہے، جس نے ان کو تحفظ دینا ہے، یہ سب کو مل کے کرنا، جس کو بھی یہ کنسرن کرتی ہے، I think they should pick it up. مولا بخش صاحب، آپ نے سن لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ جن کا یہ کنسرن ہے they should take it up. پروسیکیوشن حکومت کا کنسرن ہے، سر پروسیکیوشن جی میرے خیال میں گزشتہ ایپیکس کمیٹی میں یا اس سے بھی پہلے والی میٹنگ میں یہ مسئلہ آیا تھا اور نوٹس کا لیا گیا، اور جو پہلے رکھے گئے تھے پروسیکیوشن کے لیے جو ذمہ داران تھے ان کی صلاحیتوں پر ان کی نامزدگی پہ اعتراض ہوئے تھے، پھر اس اجلاس میں فیصلہ بھی ہوا کہ ہم اضافی رکھیں گے پروسیکیوشن کے لیے، اور اس پہ رکھیں گے، پھر وہ رکھے ہیں، وہ ان کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ کہ کورٹس کی جگہوں کا معاملہ تھا وہ بھی ہوا ہے۔ اب میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ عدالتی نظام کا کیا ہے، لیکن وہ بیل اتنے زیادہ ہوئے ہیں، اتنے لوگ رہا اتنے ہوئے ہیں کہ سب حلقوں کو ایک تشویش تھی، تو گزشتہ میٹنگ میں یہ ہوا ہے معاملہ، اس پر قدم اٹھائے گئے ہیں، اس میں بہتری لائی گئی ہے، اس کے اس نظام میں اصلاحات کیے گئے ہیں، کئی چیزیں نہیں آئی ہیں۔ میرے خیال میں اب یہ شکایت آسیا سے دور ہو جائے گی، پروسیکیوشن سائڈ بھی مضبوط ہو جائے گی، اور یہ جو مجرموں کا نکلنا ہے، آزاد ہو جانا ہے، فیل ہو جانا ہے، ظاہر ہے ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اس کو روکا تو نہیں جاتا، ترمیم کچھ نہیں آئی، لیکن پروسیکیوشن سائڈ کو بھی مضبوط کیا گیا ہے اور اس کو مزید اس میں بہتری آئی۔ اسی کے ساتھ مولا بخش صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آج کراچی میں ایک ہی گھنٹے کے اندر 3 جگہ پر ایک پولیس کو، ایک سکول، پولیس اسٹیشن کو، ایک سکول کو، ایک کالج کو دستی بم کا نشانہ بنایا گیا، تو کیا سمجھا جائے کہ ابھی بھی کراچی محفوظ نہیں کیا گیا آپ کی حکومت کی طرف سے؟ معاملہ میری حکومت کا نہیں ہے، نیشنل ایکشن پلان رگو صرف ہماری حکومت کی میری ذمہ داری نہیں کہ اس پر عائد کیا جائے، سارے ادارے شریک ہیں اور سب کچھ ہے امن امان کے لیے، اور میں یہی کہہ رہا ہوں، جو بھی بات کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے بہتری آئی ہے، مکمل نہیں ہوا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ آئیڈل ہے یا کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہتری آئی ہے، کئی کاروائیاں نہیں ہو رہی، کئی عملے نہیں ہو رہے، لیکن جب آپ آخری جنگ لڑیں کسی بھی منفی قوت سے تو وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑے گا، تو اس میں بھی شدت آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہو جائے گی۔ خواجہ اظہار صاحب، آپ کوتاہیوں کی، خامیوں کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اس سے بڑا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ کراچی جو کہ کسی زمانے میں معاشی گڑھ ہوا کرتا تھا اس ملک کا، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے پورے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کنٹرول کی جا رہی ہیں۔ جو ملک کا معاشی گڑھ تھا وہ دہشت گردی کی جڑ کیسے بن گیا وہ شہر؟ دیکھیں، اس میں یقیناً میں بڑا واضح طور پہ فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ 2008 سے پہلے کے فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں اور 2008 کے فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں، ایسا کیا ہوا کہ جمہوری حکومت کے اندر یہاں پہ بھتہ بھی بڑھ گیا، ٹارگٹ کلنگ بھی بڑھ گئی، یہاں پر لوگ 2-2 ہزار روپے کے لیے قتل بھی کرنے لگے، اور یہ شہر جو ہے نا وہ گڑھ بھی بن گیا۔ اب میں آپ کو اپنے بیانات یاد دلاتا ہوں، جو سوات سے ریلوکیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر آپ غور کریں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو غیر قانونی تارکین وطن کے اوپر ہمارے مطالبے تھے، پھر ہم نے ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، اسلحہ مافیا کے خلاف جو کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پھر دوسری بات، آپ یہ بتائیں پروسیکیوشن تو مضبوط نہیں ہوئی ہے، میں نے تو اس بل کی مخالفت کی ہے، میری جماعت نے اس بل کی مخالفت کی، پروسیکیوٹر مضبوط ہوا ہے، پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہوئی ہے، جس کا اشارہ ڈی جی ایس پی آر کر رہے تھے۔ میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں سندھ کے اندر پروسیکیوشن کا سسٹم کمزور ہے، اگر پروسیکیوٹر خراب تھے تو سندھ حکومت نے کتنے پروسیکیوٹرز کو سسپینڈ کیا، کتنوں کا نوٹیفیکیشن نکالا، کتنوں کو نوکریوں سے برخاست کیا، کتنوں کے خلاف انکار ہوئی، ایسا نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ میں پھر آپ کے چینل پہ ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، کراچی کا امن یہ پرماننٹ نہیں ہے، آپ بیمار کا علاج کر رہے ہیں لیکن جڑ سے بیماری ختم نہیں ہوئی ہے۔
इस बीमारी को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान को कराची से बाहर जाना पड़ेगा, पूरे सूबे में जाना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, और कराची के जो एग्जिट और जो एंट्रेंस हैं फाटा से लेकर यहां तक उनको मॉनिटर करना पड़ेगा अगर हमें कराची को परमानेंट हल देना है। आखिरी पॉइंट, जो पुलिस के रिफॉर्म्स हैं जिसकी अभी आप पिछले सेगमेंट में जिक्र कर रही थी डीआईजी साहब के साथ, कितने पुलिस वाले मुलव्वस हैं अगवा बराए तावान में, कितने पुलिस वाले जीआईटी आ रही हैं कि जी फुटबॉल खेले गए, फलाने को इतने डीएसपी, इतने डीआईजी, इतने एसएचओ लेकर हैं, लोग मरवाए गए हैं। और पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ बहुत दिलेराना तरीके से, और अच्छे अफसरान को, जो इस वक्त अच्छे अफसरान मौजूद हैं, जो इस वक्त ये पुलिस रिफॉर्म्स का, पुलिस की कैपेसिटी का ये जिक्र आज ब्रीफिंग में भी हुआ। डॉक्टर जमील साहब डीआईजी साउथ हैं, उनसे भी मैंने सवालात किए। मौला बख्शानी साहब, आपके पास यही सवाल लेके आऊंगी। प्रोसिक्यूशन आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के हुकूमत ठीक कर देगी। सर, पुलिस रिफॉर्म्स की तो फौरी जरूरत है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में। देखिए, बातें की है क्योंकि बहुत सारी बातों से तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं मुतफिक नहीं। पुलिस का मामला इन 5 सालों में नहीं उठा, दहशतगर्दी तंजीम 5 सालों में नहीं है। जियाउल की जो बिदतें हैं सियासत और मुल्क में लाई गई, उनके नताइज हैं, उनके नतीजे में ऐसी जमायतें, ऐसे गिरोह वजूद में आए जिन्होंने यहाँ इस किस्म की सियासत की है, जो बिलाखिर वो जमहूरी भी नहीं है, कानून के दायरे के अंदर भी नहीं है। ज़ाहिर सालों की बीमारी है, लेकिन ये कहना कि इस वक्त पुलिस कमजोर है, ये भी तो कहा जाए कि जिन पुलिस वालों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनको किसने कत्ल किया, कितने लोग, कितने अफसर अपनी जानों का नजराना देकर बैठे। हम कल करते हुए उन लोगों को कैसे भूल जाएंगे जो लोग इस पर पूरा करते हुए शहीद हुए हैं। कापड़ की तादाद तो देखिए, तो इस फर्ज के नाजी पर हम तेज से पानी फेर देंगे। मैं मान रहा हूँ कमियां हैं, कोताहियां होगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यकसर इनकी कामयाबी पर और कुर्बानी से पानी नहीं फेरा जा सकता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वजूहत हैं, सारे लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब मैं उस वक्त ज्यादा बात इसलिए भी नहीं कर रहा कि एक अमल चल रहा है, हम इसको मुतलादा नहीं बनाना चाहते, लेकिन सियासी मफादात के साथ पार्टी पॉलिसी के तहत अगर मुखालफत की जाएगी तो कर सकते हैं। लेकिन दुनिया कह रही है, कराची का हर शहरी कह रहा है हालात पहले से बेहतर है। मैं कहता हूँ कराची का असर हैदराबाद में पड़ा है, हैदराबाद की सूरत हाल बेहतर है। मैं कहता हूँ कराची के असर के दूसरे शहरों में जो अमन अमान है, जो अखबा बड़ा चावल का केसेस नहीं है, बहुत सारी बातें बेहतर हुई है। मौला बख्श साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया, ख्वाजा एहसास साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत अरसे से होती चली आ रही है कि कराची के मसाइल क्या है। मैं कोशिश करूंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, कोशिश करूंगी कि ब्रेक के बाद आप दोनों सीनियर सियासी रहनुमाओं से हम जान सकें इमीडिएटली कि पुलिस रिफॉर्म्स और प्रोसिक्यूशन का इमीडिएट रेक्टिफिकेशन क्या है, इमीडिएट इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कराची ऑपरेशन पर डिस्कशन चलती रहेगी, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि कराची ऑपरेशन के सिलसिले में जो रुकावटें हैं वो जल्द अज जल्द कैसे खत्म की जा सकती हैं, सरकारी लेवल पर, हुकूमती लेवल पर, सियासी लेवल पर। ख्वाजा एहसास साहब, पुलिस रिफॉर्म्स, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, सब एग्री करते हैं, लेकिन आपके पास फार्मूला क्या है? आप सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं कि किस तरह से पुलिस रिफॉर्म जल्दी लाई जा सकती हैं, प्रोसिक्यूशन जल्द अज जल्द ठीक किया जा सकता है कम से कम 3 महीने में? सबसे पहली चीज तो देखें, आपको स्क्रूटनी करनी होगी पुलिस के अंदर जिन लोगों ने पुलिस के महकमे को खराब किया है, जो क्राइम में मुलव्वस हैं। सिर्फ उन लोगों को थानों से हटा देना, घर बिठा के तनख्वाह देना, ये हल नहीं है। अकरबा परवरी हुई है, यहाँ पर क्रिमिनल्स के कहने तो भर्तियां हुई हैं, यहाँ पर फेवरेटिज्म हुई है, पुलिस को पैसे देकर भर्तियां की गई। 7.5 लाख रुपए एक सिपाही को भर्ती जब किया जाता लेकर, तो वो जाकर पहले गली मोहल्लों में 7.5 लाख रुपए कवर करता है, फिर अपने अगले प्रमोशन के लिए 10 लाख रुपए करता है। आप उस एसएचओ से, सिपाही से क्या उम्मीद रखते हैं? दूसरा सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुलिस की भर्तियां बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरह पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भर्तियां होती हैं। एक विंग पुलिस का सिंध हुकूमत के पास बहुत अच्छा है जो SSU कहलाता है, जिसमें आपने बड़े खूबसूरत लंबे चौड़े लड़के और लड़कियां चश्मे लगाकर यूनिफॉर्म में देखें, और बड़ा जबरदस्त उनका वो क्रेडिट भी होता है। वो कहाँ है? वो किस जगह डिप्यूट? बड़ी अच्छी तजावीज आप रख रहे हैं मौला बख्श साहब, ऑपोजिशन आपके पास तजावीज रख रही है। वो 2000 लोग किधर हैं?
آپ کے سامنے تجاویز اور سوالات رکھ رہے ہیں اپوزیشن والے، مولا بخش صاحب؟ بہت اچھی تجاویز ہے، ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن جو فورس موجود ہے ان کا بھی وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے 507 سالوں کو چھوڑے، اس کی جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں، گزشتہ 15-20 سال سے جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیجیے گا۔ تو کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بھرتی کی، یہ پولیس کے لوگ رکھے، ان کا بھی ذرا حساب کتاب لیجیے گا۔ صرف آج کی حکومت سے تو بھائی میں آپ کو بڑا اہم سمجھتا ہوں، آپ آپسی ریجن ہے، میں مداخل نہیں کرتا، لیکن آپ صرف اپنی جماعت کی خاطر سیاسی بیان دینے کی خاطر ساری ذمہ داری پارٹی کی حکومت کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں مانے گی۔ بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب۔ خواجہ اظہار صاحب ہمارے ساتھ تھے، کراچی آپریشن کی رکاوٹیں دور کیسے ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بڑھتے ہیں آج کے سوال کے ریزلٹ کی طرف۔ ہم نے سوال کیا تھا کہ کراچی آپ کی نظر میں کتنا محفوظ ہو چکا ہے؟ 50%، 60%، 100% یا ابھی محفوظ نہیں؟ تو سب سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 50% محفوظ ہو چکا ہے، 30% سمجھتے ہیں کہ 80% محفوظ ہوا ہے، اور 32% کہتے ہیں کہ ابھی مکمل محفوظ نہیں ہوا کراچی۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔